गाइस वेलकम बैक। तो देखिए लीनियर अलजेब्रा का आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और वो है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए इसको आप लोग क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं और उसी को हमको इन्हांस करना है हायर अलजेब्रा तक। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कोई भी एग्जाम हो इसका क्वेश्चन तो आता ही है। अब बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप बहुत जल्दी इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग जोन होता है एग्ज़ाम में कि इस तरह का क्वेश्चन तो आपसे बनना ही चाहिए। तो अगर आप इसको 1 टू 1 देखेंगे ना तो बहुत ही मैं इसको बेसिक से एडवांस तक समझाने वाला हूँ। मीन्स मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा था इसको वहाँ से उठाऊँगा और लेकर के आऊँगा पूरा जो इसका एडवांस कॉन्सेप्ट है वहाँ तक, ठीक है? ताकि कनेक्टिविटी में आपको ईज़ी हो, लॉजिकली भी आप एडवांस हो जाएँ। तो 1 टू 1 बात करेंगे, देखेंगे इसमें कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है, नॉन होमोजेनियस क्या होता है। फिर इसके कंसिस्टेंसी को हम लोग एडवांस लेवल पे कैसे चेक आउट कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, क्या कंडीशन होगा। तो 1 टू 1 बात करेंगे, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक काफ़ी अच्छे से देखना है, ठीक है? देखो आपको पता है जैसे आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो कि साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो इसको मैंने आपको 12 लेवल पे भी समझाया था कि कोई भी अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ए एक्स इक्वल टू बी, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है? ये जो ए एक्स इक्वल टू बी है, ये क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक है? जहाँ ए जो होता है आपको पता है ये क्या होता है, ये आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, ठीक है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स शॉर्ट में लिखा है मैंने। एक्स जो होता है ये हम लोगों का होता है, ये हम लोग का वेरिएबल मैट्रिक्स होता है, ठीक है? मतलब जिसमें कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को रखते हैं। और बी जो होता है ये क्या होता है, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है। मतलब कि जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उसको कॉलम मैट्रिक्स में रखा जाता है, ठीक है? ये आपको पता है। तो किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने 12 लेवल पे आपको समझा चुका है, ठीक है? समझाया हुआ है, काफ़ी सिंपल है। तो अगर देखो अगर यहाँ पे बी नॉन जीरो होता है, मतलब बी जो है अगर मान लो जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है? तो सिंपली ये जो ए एक्स इक्वल टू बी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है? बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, एकदम आराम से समझिएगा। ओके, तो सिंपली जो आप इक्वेशन देखते हो जिसमें बी आपका नॉन जीरो होता है वो क्या होता है, वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, ठीक है? और अगर मान लो बी मेरा जीरो हो जाए, ठीक है, बी मेरा क्या हो, जीरो मैट्रिक्स हो, मतलब क्या, मतलब ए एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, जीरो का फॉर्म आए। ओके, जब मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिखूं मैट्रिक्स मेथड में, तो वो मान लो मेरा ए एक्स इक्वल टू जीरो इस तरह का आता है, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड होमोजीनियस, इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है? लीनियर इक्वेशंस। तो आपको ये समझना है कि है बहुत छोटी चीज़। ओके, सिंपली ए एक्स इक्वल टू जीरो ये होमोजीनियस होगा और ए एक्स इक्वल टू बी, जहाँ बी कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, वो आपका क्या होगा, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है? अच्छा, इसका हम लोग क्विक एग्जांपल पहले देख लेते हैं कि जैसे कैसे आप समझोगे। तो एग्जांपल देख लो आप यहाँ पे मैंने एग्जांपल यहाँ पे पुट अप कर दिया है पहले से। जैसे मान लो कि आपको इस तरह का कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, ठीक है? ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे कांस्टेंट 2 है, यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट 3 है, यानी इसमें कांस्टेंट मौजूद है, ठीक है? तो अगर इसको लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, तो ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में जब आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो ए तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, ये आपको पता है, ये सब आप पहले से जानते हो कि अगर मैं ए को यहाँ पे दिखाऊं तो कैसा मैट्रिक्स बनेगा, ए बनेगा मेरा कोएफिशिएंट ओनली, आपको पिकअप करना पड़ता है, यानी 5 उठाओगे, 3 उठाओगे, 4 उठाओगे, जो कोएफिशिएंट है एक्स वाई जेड का, ठीक है? तो पहला रो हो गया, ये आपका 2 -1 1, दूसरा रो हो गया 3 9 और -7, ये तीसरा रो हो गया। तो इस तरीके से ए जो मेरा यहाँ पे बनेगा वो बनेगा क्या, 5 3 4 2 -1 1 3 9 -7, ठीक है? ये आपका ए बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग अगर एक्स की बात करेंगे तो एक्स होता है क्या, जो वेरिएबल है, अननोन है, जैसे एक्स वाई जेड, तो इसका कॉलम मैट्रिक्स होगा, ठीक है? एक ये एक्स वाई जेड हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअली बी को हमको देखना है कि बी क्या होगा। तो बी जो होता है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है, मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट है 2 1 3, इसको आप रखते हो कॉलम में, ठीक है? रख दिया।
तो अब ये क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है जो कि जीरो नहीं है ना, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें ये मौजूद है। अब सिंपल शब्द आप देखोगे कि अगर सब जीरो हो जाता है, जैसे इधर आप देखो पूरा लिखा हुआ इक्वेशन, बट इधर सारा जीरो है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ए एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे बी पूरा जीरो मैट्रिक्स आएगा, जीरो कॉलम आएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं था, ये काफ़ी सिंपल है। अब आइए हम लोग कंसिस्टेंसी पे चलते हैं कि मेरा इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होता है और कब कंसिस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। पहले ये एक बात जान लीजिए कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। जैसे अगर लिखता है कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, ठीक है, सॉल्यूशन इज इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो याद रखिएगा दो ही चीज़ हो सकता है, या तो हो सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन हो, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। तो या तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और या तो आपको क्या मिलेगा, या तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक? और अगर आपका सॉल्यूशन क्या आता है, इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। मान लो मेरा सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन क्या है जी, सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, कंसिस्टेंट, या नॉट कंसिस्टेंट भी बोल सकते हो। अगर ये है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉल्यूशन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये तो हो गया कंसिस्टेंट का मतलब, ओके। अब हम लोग ये देखते हैं कि कब एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हमको कंसेप्चुअली समझ के रखना है, ठीक है, ओके। तो मैं इसको बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ हाई स्कूल से, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने हाई स्कूल क्लास 10th में भी पूरा इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो वहीं से मैं कनेक्ट करूँगा तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब बीच में हम लोग वो 12th बोर्ड में जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। और मेन जो अभी का इम्पोर्टेंट है, हायर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाई स्कूल अलजेब्रा के बाद अब हमको जो एडवांस लेवल पे उसको याद रखना है, उस पे हम लोग आएँगे। तो ये मैं यहाँ पे 3 कॉलम बना लिया है मैंने, हाई स्कूल, 12 लेवल और दिस, ठीक है। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं शुरू से, चूँकि आपको पता है कि हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। मान लो अगर हमको सिर्फ़ 2 ही इक्वेशन दिया रहता, जैसे मान लो कहीं पे हमको ऐसे दिया हुआ है x + y = 2 और 2x + 3y = 5। इसको सोल्व करना तो सबसे आसान तो हाई स्कूल का ही कॉन्सेप्ट है कि आप इसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन से कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा मेथड आप लोग पढ़ते थे वहाँ पे, तो कोई भी मेथड अप्लाई करके आप इसको काफ़ी जल्दी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का अगर हमको सॉल्यूशन करना हो तो हमको मैट्रिक्स का ज़रूरत नहीं था। बट आपको पता है कि हम जैसे जब हम बड़े हो गए, तब कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको 2 इक्वेशन दिया रहे, हमको एक साथ 5-6 इक्वेशन को सोल्व करना पड़ सकता है। लाइक दैट, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 3 इक्वेशन है, यहाँ पे भी ये 3 इक्वेशन है। हो सकता है ये 5 इक्वेशन दिया रहे, 5 वेरिएबल रहे, 6 इक्वेशन रहे, 6 वेरिएबल रहे, 50 इक्वेशन रहे, 50 वेरिएबल रहे, ठीक है। तो हायर लेवल पे सॉल्यूशंस को सोल्व करने के लिए हमको ज़रूरत है एडवांस लेवल का। तो हाई स्कूल में हम लोग जो मेनली पढ़ते थे वो 2 इक्वेशन पढ़ते थे, 2 इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, मैं थोड़ा-सा वहीं से आता हूँ। जैसे मान लो एक मेरा है दिया हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1z इज़ इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, ठीक है। एक दिया हुआ है मेरा, अच्छा वो z नहीं होता था ना, ऐसे होता था, इज़ इक्वल टू c1, इस तरीके से। और क्या है फिर a2x प्लस b2y इज़ इक्वल टू c2, इस तरह का इक्वेशन मेरे पास में 2 है, ओके। तो हम लोग ये पढ़ते थे इसके बारे में कि इसका क्या होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन कब होता था, आपको याद होगा कि जब a1/a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू क्या होता था, b1/b2, ठीक है। ये आपने याद कर के रखा है कि अगर इन दोनों का कोएफिशिएंट का रेशियो अगर इससे इसके रेशियो से मैच नहीं करता है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। फिर हम लोग ये याद किए थे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जब a1/a2 इज इक्वल टू हो जाए b1/b2 इज इक्वल टू हो जाए c1/c2, ठीक है। तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है, मतलब जो कोएफिशिएंट का रेशियो है वो तीनों फ्रेम में बराबर हो, एक्स के कोएफिशिएंट का, वाई के कोएफिशिएंट का और कांस्टेंट का, तीनों का रेशियो अगर बराबर हो जाता है
तो वो क्या होता है, वो होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था नो सॉल्यूशन के बारे में। तो नो सॉल्यूशन आपने क्या पढ़ा था, ये बस मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, इससे आपको एनर्जी आएगा। मैं इसको कनेक्ट करके दिखाऊँगा कि जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है वो कोई बहुत अलग से नहीं आ रहा है, बल्कि जो आपने पहले पढ़ रखा था उसी से आगे आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन था तो नो सॉल्यूशन हम लोगों को मिलता था, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है ना कि कॉम्पिटिशन में भी हमको 2 ही इक्वेशन दे करके पूछ दिया जाता है, तो हम लोग वहाँ पे भी मैट्रिक्स वगैरह के चक्कर में पड़ रहे होते हैं, ठीक है? जबकि ये तो काफ़ी लॉलीपॉप है, मतलब ये तो आपने 10th लेवल पे पढ़ा है, चुटकी में आपको बन जाएगा, तो भाई हर जगह मैट्रिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो एडवांस लेवल पे हम लोग उसको सीखते हैं ताकि 3 इक्वेशन, 4 इक्वेशन में हम इसको अप्लाई कर सकें, ठीक है? अच्छा, अब अगर अप्लाई करिएगा तब भी जल्दी बन जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। जब हम 12th लेवल पे आए, तो 12th लेवल पे फिर हम लोगों ने जनरली देखा कि भाई 3 इक्वेशन है, तो 3 इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, ठीक है? तो हम लोगों ने ये देखा था, जैसे मान लो हमारा 12 लेवल पे क्या हो गया, ये इस तरह से आ गया, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। मतलब इस तरह का हमारे पास में आ गया इक्वेशन, 3 इक्वेशन, ठीक है। 12 में चूँकि मेनली आपका 3 इक्वेशन का ही क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया मैट्रिक्स में, Ax इज़ इक्वल टू b, ओके। अब b यहाँ पे क्या है, तो d1 d2 d3 है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, x आपका xyz है और a जो है वो कोएफ़िशिएंट मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे जो यूनिक सॉल्यूशन है, उसके लिए ज़रूरी था कि यूनिक सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा? तो जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो? नॉन ज़ीरो हो। डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉन ज़ीरो होगा, तभी हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है? और यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेगा? तो जब डिटर्मिनेंट a ज़ीरो हो, ठीक है? और साथ ही साथ क्या हो, अ हम लोग पढ़े थे कि एडजॉइंट ए इंटू बी, ये आप जब लगाएंगे निकालेंगे तो ये भी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए इंटू बी अगर जीरो आता है तो इस केस में भी क्या है, अच्छा यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, याद रखिए, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है इस केस में तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन यहाँ पे मिलता है आपको, एग्जिस्ट, देन इनफाइनाइट, देन क्या होगा, देन इट इज इनफाइनाइट, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, ये एक अलग सा केस है, ठीक है, जो हम लोग बात करने का जरूरत नहीं है अब उस पे, क्योंकि अब आपके पास में हायर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। और नो सॉल्यूशन कब मिलता था, तो नो सॉल्यूशन मिलता था कि अगर मेरा डिटर्मिनेंट ए जीरो हो, ठीक है, और एडजॉइंट ए इंटू बी ये मेरा नॉन जीरो आ जाए, तो इस केस में जो है आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये हम लोग 12 लेवल पे पढ़े थे, ठीक है। लेकिन इससे आसान, ये 12 लेवल से आसान है ये हायर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, और जो इससे कोरिलेट करेगा। क्योंकि जब आप देखते हो ना, जैसे मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसी इक्वेशन को लेकर के, कि अगर आप इसको देखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, तो यहाँ से जो डिटर्मिनेंट a निकलेगा, आप देख सकते हो बिल्कुल बिंदास तरीके से, यहाँ से जो डिटर्मिनेंट a निकलेगा, अभी मैं इसको प्रूफ करूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा कोएफिशिएंट आपका a1 b1 a2 b2, ओके। तो आप इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा a1 इंटू बी टू माइनस a2 इंटू b1, ओके। अब देखो, अब ये आपका अगर नॉट जीरो है, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसका मतलब है अगर आप क्रॉस करेंगे तो वही आएगा कि a1 इंटू b2 नॉट इक्वल टू a2 इंटू b1, ठीक है। मतलब ये दोनों बराबर नहीं आएगा, तो डेफिनेटली ये क्या है आपका, ये नॉन जीरो आएगा, ओके। क्योंकि क्या है, चूंकि a1 b2 यहाँ से अगर आप क्रॉस कर दोगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आ जाएगा, a1 इंटू b2 नॉट इक्वल टू आ जाएगा a2 इंटू b1, ठीक है। ये सारी बातें समझिएगा, घबराइएगा मत, हाँ, हम आपको पूरा एडवांस लेवल तक लेके जाने वाले हैं, तो बोर नहीं होना है भाई। देखो, मैं अब इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि पुराना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए, तो उससे क्या होता है ना, माइंड फास्ट काम करने लगता है, ठीक है। चूंकि आप अपने माइंड को कनेक्ट कर चुके होते हो पुराने नोन थिंग्स से, तो इसलिए ये तरीका ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप घबराइए मत, ये बस देखिए कि a1b2 नॉट इक्वल टू a2b1 हो गया, ठीक है। जाहिर सी बात है कि ये इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो इसका डिफरेंस है ये नॉन जीरो होगा, तो इसका ये होना, इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ए क्या होगा जी, नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है। तो ये आप जो 12 लेवल पे पढ़े थे, तो ये एक्चुअली कनेक्ट होता है हमारा जो हाई स्कूल अलजेब्रा है वहाँ से, ठीक है। और इसको मैं भी एग्जांपल देके समझाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए,
हायर अलजेब्रा में जो है हम लोग बहुत ही अच्छा टेक्निक लगाने वाले हैं, उसमें आप एडजॉइंट ए से बच जाएँगे। क्योंकि एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमको एक टेंशन ये होता था कि अगर हम एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं, तो हमको ये पता होता था कि एडजॉइंट ए के लिए पहले आपको क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए, ठीक है? और कोफैक्टर निकालना एक बड़ा टेंशन था, चूँकि ब उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है ना, ठीक है? तो कोफैक्टर वगैरह निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तब आपका एडजॉइंट निकलता है, तो उससे अब आप बच जाएँगे हायर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट में, ठीक है? तो हायर अलजेब्रा में मान लो मेरे पास में क्या है, दोनों पे हम लोग बात करेंगे 1 टू 1 याद रखिएगा, ठीक है? एक बार अगर मैं बात करता हूँ पहले ए एक्स इक्वल टू बी का, ठीक है? ए एक्स इक्वल टू बी का, जहाँ बी क्या है? जहाँ बी है नॉन ज़ीरो, ठीक है जी? बी क्या है? नॉन ज़ीरो है। यानी ये हम लोग बात कर रहे हैं नॉन होमोजीनियस का, किसका बात? नॉन होमोजीनियस के केस में, ठीक है, याद रखिएगा कि अगर ए एक्स इक्वल टू बी है तो इसका सॉल्यूशन कब मिलेगा? तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, मतलब ये कंसिस्टेंट होगा। इधर हम लोग ये ले लेते हैं कि क्या होगा, ये आपका कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। और या तो ये क्या हो सकता है, या तो ये नॉन कंसिस्टेंट हो सकता है, नॉन कंसिस्टेंट बोलो या बोलो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो नॉन कंसिस्टेंट का मतलब होगा कि सॉल्यूशन नहीं रखेगा, ठीक है, नॉन कंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट अगर होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा, जब आप निकालेंगे ना, रैंक निकालेंगे किसका? ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स का, ठीक है। अब देखो अभी सब कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं, ए ऑगमेंटेड बी, ओके, ए ऑगमेंटेड बी। तो जब आप रैंक निकालोगे ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स का, ओके, तो ये जो रैंक है, जब आप निकालेंगे तो ये रैंक आपका रैंक ऑफ ए के बराबर आएगा। किसका आएगा? रैंक ऑफ ए के बराबर, ठीक है। अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी अगर बराबर आता है, तो अब आपको ये कंसिस्टेंट होगा, यानी सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पे यूनिक भी होगा और इनफाइनाइट भी हो सकता है, उसका हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जगह बना लेते हैं ताकि बात करने में मजा आए, ठीक है। चलिए, तो पहले इसको थोड़ा सा इधर अलग करो, इस इस कॉलम को अलग कर दीजिए, ठीक है। 12 वाले लेवल को, चलिए। तो अब देखिए कंसिस्टेंट के लिए ये ज़रूरी है। और नॉन कंसिस्टेंट कब होगा? तो नॉन कंसिस्टेंट होगा जब आप रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी निकालेंगे। ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा? अगर रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं आता, तो आपको ये नॉन कंसिस्टेंट वाला वाला कंडीशन है, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। क्या हो जाएगा? डायरेक्टली आप बोल दोगे नो सॉल्यूशन। अब देखो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से पढ़ाई है। अभी हम लोग बात करके देखेंगे कि ऑगमेंटेड फॉर्म को कैसे ईज़िली फाइंड आउट किया जाता है। रैंक भी कितना जल्दी पता चल जाएगा आपको, और आप तुरंत वेरीफाई कर लोगे कि ये बराबर है कि नहीं है, ठीक है? तो ये अगर बराबर नहीं होता है तो आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर बराबर होता है तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब मिलने वाली बात में यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, ठीक है? जब कंसिस्टेंट की बात करेंगे तो 2 बातें होंगी। एक होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है? और एक आपका होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। 2 तरह का कंडीशन हो सकता है, ओके? यूनिक सॉल्यूशन हमको कब मिलेगा? तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, याद रखिएगा, जब जो भी हमारा ये वैल्यू आ रहा है, रैंक मान लो कि रैंक ऑफ ए मेरा आर है, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, कैपिटल आर, ओके। रैंक ऑफ ए कैपिटल आर है और ये दोनों बराबर आ गया। तो अगर जो आपका रैंक आया है, ठीक है, अगर उस रैंक वो जो रैंक है उसका वैल्यू अगर नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है, यानी वेरिएबल जो है अननोन्स। जैसे एक्स वाई जेड है तो 3 वेरिएबल होगा, एक्स वाई है तो 2 वेरिएबल होगा, ठीक है। तो अगर रैंक मेरा नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर होता है तो हमको वहाँ पे क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ओके। और अगर जो आपने रैंक निकाला है आर, जो आपने रैंक निकाला है आर, ठीक है, उस रैंक से सपोज करो कि नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रैंक तो हमेशा नंबर ऑफ अननोन से कम ही होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि इफ रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स यानी जो वेरिएबल है, ठीक है, अननोन्स, ध्यान दीजिएगा, हाँ, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगर रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन्स से कम आता है तो उस केस में हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा? अगर मेरा जो रैंक है, ये आर क्या है? रैंक, रैंक ऑफ ए है, ठीक है, और ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के बराबर आएगा।
तो ये आर अगर नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर होता है तो हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर अननोन्स से छोटा होता है, कम होता है, तो हमको क्या मिलेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। याद रखना काफ़ी ईज़ी है, क्योंकि अननोन्स से आपका रैंक कम आया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई ना कोई एक जो आपका अननोन जो वेरिएबल है वो क्या होगा? फिक्स हो जाएगा, ठीक है? तो बाकी सारे सॉल्यूशन उसी के टर्म में मिलेंगे मेरे को, तो नो डाउट हमको वहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। ये हम लोग बारी-बारी से बात करेंगे, ठीक है? अभी जस्ट मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ ताकि ये रिज़ल्ट आपको पहले याद रहे, ओके? और ये बिल्कुल कनेक्टेड होगा, मैं आपको अभी ये दिखाने वाला हूँ। क्लियर है जी? ये हो गया यहाँ पे नॉन होमोजेनियस का। अब हम लोग यहाँ पे होमोजेनियस का भी बात कर लेते हैं, और बात करता हूँ मैं यहाँ पे होमोजेनियस का, ठीक है? अगर हम लोग होमोजेनियस लेते हैं, ध्यान दीजिएगा ना, अगर हम लोग लेते हैं क्या? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है? होमोजेनियस इक्वेशन। तो होमोजेनियस इक्वेशन क्या होगा? ये आपका Ax इक्वल टू 0 का फॉर्म होगा, ठीक है? तो अगर Ax इक्वल टू 0 का फॉर्म हो गया, तो आप देख लीजिए B तो आपका 0 हो गया। तो B अगर 0 हो गया, तो इस केस में जो रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B है, वो क्या हो गया? वो सिंपली रैंक ऑफ A हो गया, क्योंकि B तो है ही नहीं। B तो 0 कॉलम है, तो B का तो कोई मतलब नहीं है। तो सिंपली ये चीज़ तो एग्ज़िस्ट करेगा ही करेगा। तो ये आपको तो मिलना ही मिलना है। किसी भी कीमत पे आपको रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड 0 रैंक ऑफ A के बराबर होगा ही होगा, ठीक है? तो सॉल्यूशन ऑलवेज़ एग्ज़िस्ट करेगा। सॉल्यूशन क्या करेगा? सॉल्यूशन ऑलवेज़ एग्ज़िस्ट करेगा, ठीक है? ये बात आप समझ के रखिएगा कि इसमें जो है नॉन कंसिस्टेंट का कोई कंडीशन नहीं है, ओनली कंसिस्टेंट होगा, ठीक है? सॉल्यूशन क्या करेगा? ऑलवेज़ कंसिस्टेंट होगा, ऑलवेज़ कंसिस्टेंट, ठीक है? कंसिस्टेंट। तो नॉन कंसिस्टेंट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता ही नहीं है, वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, कि सॉल्यूशन एग्ज़िस्ट नहीं करेगा, ऑलवेज़ करेगा, ठीक है? तो अगर कंसिस्टेंट है तो सिर्फ़ यहाँ पे 2 बातें हम लोग को चेक करनी होगी, या तो यहाँ पे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और या तो यहाँ पे हमको क्या करेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है? अब यहाँ पे देखो अगेन वही बात है, चूँकि ये तो आपका ऑलवेज़ एग्ज़िस्ट कर रहा है, इसीलिए मेरे को सॉल्यूशन एग्ज़िस्ट कर रहा है, ठीक है? तो यूनिक का मतलब बस वही होगा कि जो मेरे को रैंक ऑफ ए आ रहा है, रैंक ऑफ मेरा जो ए आ रहा है, जो कि आर है, ठीक है? वो क्या होगा? वो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर होगा। क्या होगा जी? वो जो होगा आपका नंबर ऑफ अननोन्स के अगर बराबर होता है, मतलब हम लोग अब इसी कंडीशन पे चले आएँगे ना, इस पे चले आएँगे सिंपली, ठीक है? कि अगर चूँकि देखो जब आप होमोजेनियस को पढ़ेंगे तो सिंपल सा बात ये है कि आपको ये पार्ट को बस डिलीट कर देना है, कि इसमें नॉन कंसिस्टेंट वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। तो बाकी सारी बातें वही रहेंगी, कंसिस्टेंट होगा, ज़ाहिर-सी बात है B 0 है तो ये हमेशा एक्ज़िस्ट करेगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे चले आएँगे, यूनिक होगा कब? जो रैंक वैल्यू है, वो क्या हो? वो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर होगा, ठीक है? और अगर जो है आपका जो रैंक वैल्यू है, वो जो भी है, वो अगर आपका लेस देन होता है नंबर ऑफ अननोन्स से, किससे? नंबर ऑफ अननोन्स से, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो याद रखना देखो काफ़ी सिंपल है, ठीक है? Ax इक्वल टू 0 के लिए ओनली ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका एक्ज़िस्ट करेगा, ठीक है? और काफ़ी मोहब्बत से हम लोग वहाँ पे काम करने वाले हैं। अब मैं वन टू वन आपको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देकर के दिखाता हूँ, ये कैसे ये आपस में कनेक्ट करता है। जितना आप देखेंगे उतना आपके लिए ये ईज़ी होता जाएगा अपने माइंड में रखना, ठीक है? चलो, हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और हम लोग इसको अब एग्ज़ाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है जी? तो वन टू वन हम लोग यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देखेंगे, चूँकि अब 12 वाला पोर्शन मैं हटा दे रहा हूँ बीच का, तो सिंपली मेरे पास में 2 पोर्शन है। एक तो है इधर हाई स्कूल का पोर्शन, ठीक है? हाई स्कूल का, और इधर है मेरा हायर अलजेब्रा एडवांस, ठीक है? हायर अलजेब्रा। तो हम लोग बस अब इन दोनों को लेके चलेंगे, चूँकि आपने हाई स्कूल में जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठा हुआ है, और नो डाउट अगर सिर्फ़ 2 इक्वेशन आता है, ठीक है? तो उसके लिए अभी भी हाई स्कूल का आप कॉन्सेप्ट लगाएँगे तो बहुत फ़ास्ट आप रह पाएँगे, ओके? तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन का, अब हाँ, यूनिक सॉल्यूशन मैं आपको अब दिखा रहा हूँ वन टू वन, यूनिक सॉल्यूशन का बात करते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन में हम लोग ये देखे थे, क्या जी? कि A1/A2 क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 का, ठीक है? चलिए क्विकली एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया, 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 4, ठीक है? और 4x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी सी, मतलब जब आप कॉम्पिटिशन में जाते हो तो ऐसा क्वेश्चन नहीं देता, बट यहाँ पे ए बी सी लिख देता है, यहाँ पे डी ई एफ, और आपसे क्वेश्चन कर देता है। ऐसा नहीं कि आज के डेट में क्वेश्चन नहीं आता है, आज के डेट में भी 2 इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, बट क्या है ना कि हम लोग रटते ज़्यादा हैं, और बस वो
फ़ौरन से मैट्रिक्स मेथड में जाकर के थोड़ा-सा उलझने का कोशिश करते हैं, तो उतना उलझना नहीं है, ठीक है? ये काफ़ी सिंपल है। एबीसी में रहेगा तब भी हम लोग काम कर पाएँगे। तो अभी यहाँ पे नो डाउट आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप 2/4 करोगे, ठीक है? तो जो भी आएगा, फिर आप 3/5 करोगे, ठीक है? तो नो डाउट दोनों आपस में बराबर नहीं आएँगी, ठीक है? 2/4 नॉट इक्वल टू 3/5। तो यहाँ से ये चीज़ कन्फर्म हो जा रहा है कि हमको क्या है, सॉल्यूशन मेरा क्या है, यूनिक है। सॉल्यूशन क्या है जी? सॉल्यूशन मेरा यहाँ पे यूनिक होगा, चाहे जो भी हो वो हम निकाल भी सकते हैं बहुत क्विकली। अभी हम जस्ट इसको वेरीफाई कर रहे हैं। अब देखो, अब इसी एग्ज़ाम्पल में मैं यहाँ पे अगर मैट्रिक्स में देखूँ तो मैट्रिक्स में क्या है, कोएफ़िशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। 2, 3, 4, 5, ठीक है? ये हो गया। यहाँ पे आपका जो बी मैट्रिक्स है, जो कि कांस्टेंट का होता है, वो क्या, वो 4, 2 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे जो आपका वेरिएबल मैट्रिक्स है, वो सिंपली यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई। क्लियर है जी? ऐसे लिखोगे आप। यहाँ पे आप जैसे ही ए ऑगमेंटेड बी करोगे, ठीक है? मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी करोगे, तो कैसे लिखोगे? तो आप इसको लिखोगे 2, ये देखो ये सब मैं सारा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? तो आपको 1 टू 1 देखना है, ऐसा नहीं कि आप सारा जंप करके आ जाओ यहीं पे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है? कैसे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलते हैं, ये सब आपको देखना ज़रूरी है। ओके? तो जैसे ही ये मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया, इधर सिंपली मैंने ए को लिख दिया, इधर मैंने बी को लिख दिया और बीच में एक लाइन दे दिया है, दोनों को पार्टीशन कर दिया है, ठीक है? ताकि ये आपको ऑगमेंटेड फॉर्म में नज़र आए। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलना। तो उसके लिए रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 1 हो, ठीक है? ये कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट भी हो सकता है। बहुत तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं। तो सिंपली हम लोग ये करेंगे ना कि देखेंगे कि पहले रो में ये जो 2 है, ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। तो उसके नीचे वाले को हम ज़ीरो करते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ज़ीरो करने के लिए मैं यहाँ पे R2 को रिप्लेस कर दे रहा हूँ, R2 माइनस 2R1, ठीक है? R2 माइनस 2R1। सो दिस वन इज़ इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 3, 4, पहला तो वही रहेगा। नीचे वाला हो जाएगा ये 0, ठीक है? 5 माइनस 6 ये आपका -1 और 2 माइनस 8 ये आपका -6 ऐसा आ जाएगा, ठीक है जी? ये आ गया हमारा। अब आप देखोगे कि नो डाउट चूँकि सिर्फ़ 2 ही रो है इसमें, तो ये हमारा क्या है, ये मेरा रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ चुका है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म। अब ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है? रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है? ये सारी बातें मैंने आपसे की हुई हैं, उसको आप ज़रूर देख लेना, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे पिवोट्स की बात करूँ तो पहले रो में ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, दूसरे रो में ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है, आपको दिख रहा है, ठीक है? तो नो डाउट अगर मैं यहाँ पे बारी-बारी से देखूँ, तो जो मेरा रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, यानी ये जो पूरा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में आप कह सकते हो कि 2 रो है, ठीक है? और 3 कॉलम है। ये जो 2 रो और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स है, इसका रैंक कितना है? तो रैंक क्या होता है? रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट, नॉन ज़ीरो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़, ठीक है? इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म, ये हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में जो नॉन ज़ीरो रो है वो 2 है, सो इसका रैंक क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है? अच्छा, अब आप देखोगे ओनली के रैंक ऑफ ए क्या है? तो रैंक ऑफ ए के लिए हमको सिर्फ़ ये देखना पड़ेगा, ये जो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है? ये ए था, ओके? यहाँ पे ये ए है, इस लाइन के बाईं तरफ वाला। तो इसका इसमें भी 2 जो है रो है, ठीक है? जो कि नॉन ज़ीरो है, तो इसका भी रैंक क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो बिंदास तरीके से कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ये क्या आ रहा है? ये रैंक ऑफ ए के बराबर आ रहा है, ठीक है? तो जो चीज़ वहाँ थी जो चीज़ वहाँ थी कि इसके नॉट इक्वल होने से सॉल्यूशन यूनिक मिलता है, तो आपको यहाँ पे ये कन्फर्म कर रहा है कि यहाँ पे रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी क्या होगा? रैंक ऑफ ए के बराबर होगा। तो आपको क्या होगा यहाँ पे? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, अब ये बराबर आ गया तो आप बोलोगे कि यहाँ से तो ये पता चलता है कि सॉल्यूशन एक्सिस्ट कर रहा है, ये पता चलता है ना, ठीक है? यहाँ से हमको ये पता चलता है कि सॉल्यूशन क्या कर रहा है? एक्सिस्ट कर रहा है, सॉल्यूशन मेरा कंसिस्टेंट है, ओके? अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका रैंक आया है वो 2 आया है, ठीक है? R का वैल्यू क्या आया है जी? 2 आया है, ये मेरा रैंक है, ओके? और यहाँ पे जो नंबर ऑफ अननोन है वो भी तो 2 ही है, ओनली एक्स और वाई, ठीक है? तो ये इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ अननोन्स है, नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है? ये जो हैज़ मैंने लिखा है ना, तो इसको शॉर्ट में हम लोग नंबर ऑफ बोलते हैं। तो नंबर ऑफ का ये सिंबल है, तो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है ये, ठीक है? यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो क्या है? नो डाउट हमको क्या मिलेगा? यूनिक मिलेगा, यूनिक। क्लियर है जी?
ठीक है, तो मैं आपको अभी ना थोड़ा-सा आपको रो का स्ट्रक्चर, चूँकि रो इकोलन फॉर्म से हम लोग बहुत काम करते हैं, तो मैं फाइनली फाइनली आपको रो का स्ट्रक्चर भी दिखाने वाला हूँ। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भी वन टू वन सारी चीज़ों को लेंगे और फिर हम लोग आपस में उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से, तो अगर मान लो कि मेरे को 2 इक्वेशन आया है, तो इसमें तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा। तो 2 इक्वेशन के लिए आपके पास में जो ये जो मेथड है मेरे पास में हाई स्कूल वाला, ये तो ज़बरदस्त मेथड है। बस वो दोनों का रेशियो देखिएगा, वहाँ से काम कर लीजिएगा, ठीक है? तो 2 के लिए इसलिए हम लोगों को हाई स्कूल में पढ़ाया गया था कि वही अच्छा है। हाँ, लेकिन जहाँ 2 से 3 इक्वेशन हुआ, या 4 इक्वेशन हुआ या 5 इक्वेशन हुआ, तो भाई फिर वहाँ पे वो फ़ेल कर जाएगा और फिर हमको मैट्रिक्स मेथड से ही चलना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? क्लियर है? ओके। तो चलो वन टू वन हम लोग अभी हम लोग बात करते हैं, पूरा बिंदास बात करेंगे, ठीक है? तो दूसरा केस पे चले आते हैं, जो सेकंड केस था। सेकंड केस होता है क्या? सेकंड केस हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, ठीक है? तो सॉल्यूशन में ही अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है, तो वो कब मिलता है? तो वो मिलता है जब मेरा क्या होता है, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2 होता है। अब यहाँ से आप देखोगे ना, तो यहाँ से आपको दिखेगा कि अ, जो भी इक्वेशन है, चूँकि A1/A2 B1/B2 बराबर है, ठीक है? यहाँ से आप क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, A1B2 और इज़ इक्वल टू A2B1 आ जाएगा, और यहाँ से आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, A1B2 माइनस A2B1 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है? तो यानी अगर मान लो इक्वेशन इस तरीके से दिया हुआ है, A1x प्लस B1y इज़ इक्वल टू C1 और A2, अभी मैं 2 इक्वेशन पे ही बात कर रहा हूँ, इसी को मैं एनहांस कर दूँगा 3-4 इक्वेशन में, ठीक है? आगे के लिए। तो इसके लिए जैसे ही ये आपका 0 आ गया, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स A बनेगा, ठीक है? जो मैट्रिक्स A बनेगा, A क्या बनेगा? तो फिर से मैं वही बता देता हूँ आपको। A यहाँ पे बनेगा मेरा जैसे यहीं पे अगर हम बनाएँगे, तो A हमारा क्या बनेगा? बनेगा A1 B1 और A2 B2, ठीक है? तो जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? A1 B2 माइनस A2 B1, और ये तो आपका 0 है, यानी नो डाउट डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है? तो डिटर्मिनेंट 0 आएगा, और चूँकि ये इक्वल टू C1/C2 के है, तो हम लोग ये देखेंगे ना कि यहाँ पे A ऑगमेंटेड B का जो डिटर्मिनेंट है, ऑगमेंटेड बी का जो रैंक है, वो ए के रैंक के बराबर आएगा, और चूंकि ये जीरो आ रहा है, तो अब यूनिक सोल्यूशन तो नहीं मिल सकता, ठीक है? तो यहाँ पे जरूर इनफाइनाइट सोल्यूशन ही मिलेगा। चलो हम लोग इसका केस यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं, ठीक है? तो एग्जाम्पल एक ले लेते हैं यहाँ पे, ओके। इसको पहले हटाता हूँ मैं यहाँ से, और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि काम करने में ईजी हो जाए। चलो एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि इक्वेशन का, मान लीजिए मेरे पास में इक्वेशन दिया हुआ है 2x+3y इज इक्वल टू 5 और 4x+6y इज इक्वल टू 10। तो नो डाउट आप यहाँ पे देखेंगे कि 2/4 1/2 है, 3/6 भी 1/2 है, और 5/10 भी 1/2 है, तो मैंने वैसा ही एग्जांपल लिया है, ठीक है? तो अब इस केस में जो मैट्रिक्स ए मेरा बनेगा, ठीक है, ये डायरेक्टली ए ऑगमेंटेड बी बनाइए, थोड़ा टाइम बचेगा हम लोगों का, क्योंकि यहाँ पे तो अंडरस्टूड है बी क्या है, ए क्या है, ओके। मैं यहाँ पे डायरेक्टली बना रहा हूँ अ, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स, ठीक है, ये बना रहा हूँ मैं। ये मैट्रिक्स क्या होगा? तो ए का एंट्री है यहाँ पे 2 3 और 4 6, सो इट इज़ 2 3 4 6, ओके। बीच में एक लाइन दे देंगे, और बी मैट्रिक्स है मेरा यहाँ पे 5 10, ओके। अब ये तो आपको एकदम बिंदास दिखता होगा ना कि यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये जो R1 है, ये जो मेरा रो 1 है, ये क्या है? ये रो 2 से लीनियरली डिपेंड हो रहा है। जहाँ हम R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, R2 मिल जाएगा। तो यानी नीचे वाला आपका मोहब्बत से यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो इट इज़ इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा? 2 3 5, और नीचे वाला हो जाएगा 0 0 0, ठीक है? कौन सा ऑपरेशन? तो मैंने लगाया है R2 रिप्लेसेस बाय R2 माइनस 2R1, तो इससे सिंपली ये 0 हो गया, ओके। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, नो डाउट, बट इस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में ओनली एक ही रो जो है नॉन जीरो है, दूसरा वाला तो पूरा जीरो हो गया है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ये क्या आ रहा है जी? तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आपका एक ही आ रहा है, क्योंकि एक ही रो यहाँ पे नॉन जीरो है। और अगर आप देखोगे रैंक ऑफ ए को, तो रैंक ऑफ ए भी देखा जाए इसको, तो इसमें ये जो आपका बायाँ वाला पार्ट है, इसमें भी सिर्फ़ क्या है, एक ही रो हमको मिल रहा है। तो अगेन ये चूँकि बराबर है, तो सॉल्यूशन एक्सिस्ट करेगा, ठीक है? सॉल्यूशन क्या करेगा? एक्सिस्ट करेगा। लेकिन जो रैंक का वैल्यू आया है वो क्या है? 1 है, और अननोन्स 2 हैं, तो नो डाउट 1 से बड़ा है क्या? नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है? नंबर ऑफ जो वेरिएबल है वो
ज़्यादा है तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्लियर है? ठीक है। तो देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट के लिए बात थी, वही आपका इनफाइनाइट यहाँ पे कन्फर्म हो रहा है। तो एकदम देखिए मोहब्बत से कन्फर्म होगा, और मैं थोड़ा-सा एक और स्टडी कराने वाला हूँ, उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। पहले ये देख लेते हैं नो सॉल्यूशन वाला केस, ठीक है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन देखिएगा, तो नो सॉल्यूशन का एक हम लोग एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ क्या, 2x + 3y = 5, और इधर मैं ले लेता हूँ 4x + 6y = 8। यहाँ पे आप देखिएगा कि 2/4 तो बराबर है 3/6 के, ठीक है? बट ये इक्वल नहीं है 5/8 के। तो इस कंडीशन में हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, नो सॉल्यूशन मिलता है, ओके? हाई स्कूल में। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप ए ऑगमेंटेड अगर मैं बी मैट्रिक्स बनाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे तो वो कैसा मैट्रिक्स बनेगा? वो आपको बनेगा 2, 3, 5, 4, 6 और 8, ओके? ठीक है जी? अब इसको अगर मैं रो इकोलन फॉर्म में बदलना चाहूँ, तो अगेन मैं वही करूँगा, R2 इज़ रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 2 R1, तो यहाँ पे दिस इज़ इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, और R2 चेंज हो जाएगा 0, 0, 8 माइनस 10 माइनस 2, ओके? तो ये हमको आ गया। तब आप देखोगे यहाँ पे कि ये आपका नॉन जीरो एलिमेंट है, और दूसरे रो में आपका ये नॉन जीरो एलिमेंट है। अब यहाँ पे एक अजीब सी बात हो गई है, क्या हो गया है? जब आप रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी को देखेंगे, ठीक है, तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि इसमें दो रैंक मिल रहा है, इसका रैंक 2 मिल रहा है। क्यों भाई? इसलिए कि हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें दो नॉन जीरो रो है। ये आपका रो इकोलन फॉर्म है, इस रो इकोलन फॉर्म में दो नॉन जीरो रो है, तो इसका रैंक 2 है, ठीक है? बट लेकिन जब आप रैंक ऑफ ओनली ए देखेंगे, मतलब ये आपका बायां वाला पोर्शन, चूंकि ए क्या है ध्यान दीजिएगा ना, तो ए मैट्रिक्स मेरा ओनली ये है, ये पूरा जो है मेरा ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है? तो इस ए मैट्रिक्स में तो ओनली एक ही रो आपका नॉन जीरो है, दूसरा वाला तो जीरो है, तो यहाँ पे आपका रैंक ऑफ ए 1 मिल रहा है। तो रैंक ऑफ ए 1 मिल रहा है, जबकि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी 2 मिल रहा था। तो यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं है। रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ठीक है? इसलिए यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात फॉलो कर रहे हैं? तो देखिए सारी चीजें आपस में कोरिलेट है, ठीक है? तो ये हम लोगों ने दो ऑर्डर पे किया, मतलब कि दो दो इक्वेशन लेकर के किया। अगर हम लोग 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन लेंगे, 4 लेंगे, तो वहाँ पे ठीक है आपका अब हाई स्कूल अलजेब्रा काम नहीं करेगा, लेकिन आपका ये जो ऑगमेंटेड फॉर्म है वो बिंदास तरीके से काम करेगा, और इसमें हमको कॉन्फिडेंस आएगा प्रैक्टिस करने से, ठीक है? तो देखो कॉन्सेप्ट बस यही रहने वाला है, और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। और अब आपके लिए जो है एक ईज़ी हो गया कि आपको बहुत याद नहीं रखना है, बल्कि जो मैंने आपको ऊपर में बताया था यहाँ पे, ठीक है? अब आपको बस ये याद रखना है कि या तो होमोजीनियस इक्वेशन दिया रहेगा आपको, ठीक है जी? या आपको नॉन होमोजीनियस इक्वेशन रहेगा, या तो होमोजीनियस रहेगा, या तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन रहेगा। होमोजीनियस में ऑलवेज़ सॉल्यूशन मिलता है, या तो यूनिक या तो इनफाइनाइट, ठीक है? अकॉर्डिंग दैट कि आपका जो रैंक होगा, अगर वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और जो रैंक है अगर वो नंबर ऑफ अननोन्स से छोटा है, कम है, तो इनफाइनाइट मिलेगा। यही चीज़ आपका नॉन होमोजीनियस में होता है, ठीक है? अगर सॉल्यूशन मिलता है तो, और नहीं मिलेगा जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक ए के बराबर नहीं होगा। तो रिजल्ट बस देखो इतना ही है, ठीक है? इस रिजल्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम लोग चलो प्रैक्टिस कुछ करते हैं क्वेश्चन को, कुछ क्विक एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और भी बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है? तो ये देखिए मेरे पास में एक एग्जांपल है, ठीक है? और ये सीएसईआर नेट में 1017 का क्वेश्चन है ग्रुप बी का, यानी ये तो पता है कि कम से कम इसमें एक ही सॉल्यूशन करेक्ट होगा, ठीक है? ये आपको मालूम है कि ग्रुप बी में ओनली वन ऑप्शन करेक्ट होता है, और ग्रुप सी में मल्टीपल होते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, ये हमारा मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे, और एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 1 3 बीटा, देन ए एक्स इक्वल टू बी। नो डाउट चूंकि बी यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो है, इसलिए ये आपका नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है? ओवर रियल नंबर कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ये आपको बोल रहा है कि इस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा व्हेन बी नॉट इक्वल टू 7, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है? देखो बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, एकदम बिंदास तरीके से आपको बनाना है। चूंकि अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि हमको कंसिस्टेंसी के लिए सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक देखना होगा कि क्या वो रैंक ए के बराबर है या बराबर नहीं है, ठीक है? तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, हम लोग यहाँ पे लेंगे ए ऑगमेंटेड बी, ये हम लोग मैट्रिक्स यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस 1 1 1, ओके, 1 1 1 3, और 2
3 अल्फा और बीटा, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखा है। ये जो है आपका इस लाइन के लेफ्ट साइड में आपका मैट्रिक्स ए पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर आपका बी लिखा हुआ है, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है। अब चलिए हमारा टारगेट क्या होता है कि हम इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलेंगे। तो उसके लिए आप देख रहे हो कि पहला आपका रो क्या है, नॉन जीरो है, और जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो 1 है, तो ये मेरा पिवोट हो गया, ठीक है। तो इसके नीचे मेरे को सबको जीरो करना है, तो टारगेट को कैसे हम लोग पूरा करेंगे? सो R2 का ऑपरेशन लगाएंगे, R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R1 एंड R3 इज रिप्लेस बाई R3 माइनस 2R1, ठीक है, इससे जीरो हो जाएगा। तो अब ये जो है ये आपका ऑगमेंटेड फॉर्म कैसा हो जाएगा? सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 1 और 1। पहला रो तो हम लोगों ने वही रखा है, दूसरा रो क्या हो जाएगा? 1 1 0 1 1 2 1 1 0 और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तीसरा वाला क्या होगा? तो 2 2 0, ओके, 3 प्लस 2 ये आपका 5 हो जाएगा। अल्फ़ा यहाँ पे आपका माइनस 2 हो जाएगा, ओके, और ये आपका हो जाएगा बीटा माइनस 2। बात समझ में आ रही है? एकदम आराम से देखिएगा, हाँ, बीच में ऑगमेंटेड फॉर्म लगाइए, तो ये हम लोगों का मैट्रिक्स ऐसा चला आया, ठीक है। चलिए अब आगे यहीं पे बढ़ेंगे हम लोग। तो इसके बाद अब आप देखो कि पहला वाला आपका जो पिवोट था ना, तो उसके नीचे सारा ज़ीरो हो गया है, ठीक है। दूसरा वाला अगर मैं रो देखूँ, तो दूसरे वाले रो में हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग रो इक्विवेलेंट फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, तो यहाँ पे 1 ही ले आते हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा ईज़ी रहेगा। वो कैसे आ जाएगा? तो वो हम लोगों का सिंपली आ जाएगा कि आप R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ इक्विवेलेंट टू, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ। ये पूरा फॉर्म कैसा आ जाएगा? 1 माइनस 1 1 1, ये आपका 0 हो जाएगा 1 0 1, ठीक है। सब में हम लोग 1/2 से डिवाइड कर दिए हैं, और अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए थर्ड वाले को, तो ये अल्फ़ा माइनस 2 एंड इट इज़ बीटा माइनस 2, ओके। तो ये हमारा ऑगमेंटेड फॉर्म इस तरह से आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब देखोगे तो आपका पिवोट्स नज़र आ रहा है, ये 1 है, सारा 0 है। इस 1 के नीचे हम 0 करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करूँगा क्या? मैं R3 को अब रिप्लेस कर रहा हूँ, R3 माइनस 5 R2, ऐसा करने से हो जाएगा काम अपना, ठीक है। तो चलो, तो दिस इज़ इक्विवेलेंट टू, यहीं पे लिख देते हैं इसको, क्या आ रहा है देखो बताओ। ये आ जाएगा 1 माइनस 1 1 और 1, ये पहला रो हो गया। दूसरा रो वही रहेगा 0 1 0 1, ओके। तीसरा रो क्या आएगा? तो ये आपका 0, तो 5 अ ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका अल्फ़ा माइनस 2 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बीटा माइनस 7, ठीक है। एकदम अच्छे से देखिए और समझिए, हाँ। ये मेरा रो इक्विवेलेंट फॉर्म तैयार हो चुका है। रो इक्विवेलेंट फॉर्म तैयार हो चुका है, आप देख रहे हो, पहले रो में ये पिवोट है, उसके नीचे सारा 0, दूसरे रो में ये पिवोट है, उसके नीचे सारा 0, और तीसरे रो में ये नॉन जीरो एलिमेंट मेरा पिवोट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पूरे मैट्रिक्स को देखूँ, ठीक है, इसमें पूरे मैट्रिक्स को देखूँ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को, तो जो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी है, ओके, इस पूरे मैट्रिक्स का रैंक कितना है? किस मैट्रिक्स का बात कर रहा हूँ मैं? मैं बात कर रहा हूँ जिसमें 3 रो है और 4 कॉलम है, 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स का। तो ये जो रैंक है, ये मेरा 3 हो सकता है, ठीक है। कब 3 होगा? ये भी देखना पड़ेगा। जब मेरे पास में जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, वो 3 होंगे। तो पहला वाला नॉन ज़ीरो है, दूसरा वाला में ये भी नॉन ज़ीरो है, चूँकि ये 1 है। तीसरा वाला ज़ीरो, तीसरा वाला जो रो है वो नॉन ज़ीरो कब-कब होगा? तो 2 केस हो सकता है कि ये जो पूरा है मैट्रिक्स है मेरा, इसका रैंक 3 होगा, ठीक है। कब? व्हेन अल्फा नॉट इक्वल टू 2 हो, ठीक है, और या तो बीटा नॉट इक्वल टू 7 हो। बात समझिए। और मैंने क्यों लिखा है? और मैंने इसलिए लिखा है कि भाई दोनों में से कोई भी एक अगर नॉन जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जो तीसरा रो है ये नॉन जीरो रो कहलाएगा, और देन मेरे पास में रैंक जो होगा ऑगमेंटेड का वो 3 कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होता है इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म। तो या तो अल्फा 2 के बराबर ना हो तो ये नॉन जीरो होगा, और या तो बीटा 7 के बराबर ना हो, तो दोनों में से कोई भी एक चीज एग्जिस्ट करेगा, तो इसका रैंक 3 हो जाएगा। अब देखो, रैंक ऑफ ए का बात करें अगर हम, तो रैंक ऑफ ए यानी ये जो इस तरफ जो मैट्रिक्स है ओनली ये, इस तरफ जो मैट्रिक्स है आपका बाएं तरफ, ठीक है, उसका रैंक भी 3 हो सकता है, ठीक है। कब होगा? जब अल्फा क्या होगा? नॉट इक्वल टू 2 होगा। अल्फा क्या होगा? नॉट इक्वल टू 2, बात समझिएगा। इसलिए अब इस पे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो ए जो है ओनली ये आपका लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स है।
तो अल्फा अगर 2 नहीं होता तो ये नॉन जीरो एलिमेंट होगा और तब ए का रैंक 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो कंसिस्टेंट वाला केस है कि ऑगमेंटेड का रैंक रैंक ए के बराबर आएगा। कब आएगा? व्हेन जब दोनों में कॉमन बात ये हो कि अल्फा नॉट इक्वल टू 2 हो, ठीक है। क्योंकि अल्फा नॉट इक्वल टू 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर हम इसको ले लेते हैं कॉमन पार्ट को, तब इस केस में दोनों का रैंक बराबर होगा और क्या होगा जी? 3 होगा, ठीक है। और 3 ही नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा? ये नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर होगा, नंबर ऑफ अननोन। क्योंकि यहाँ पे जो अननोन्स हैं, जो वेरिएबल है वो क्या है? वो 3 ही है, एक्स, वाई, जेड। तो इस केस में हमको क्या मिलेगा? इस केस में हमको यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यानी यूनिक सॉल्यूशन इसका मिल सकता है कब? जब अल्फा नॉट इक्वल टू 2 हो, ठीक है। ये हो गया एक चीज, हम लोग देख लेंगे सारे ऑप्शन को, ठीक है। तो यूनिक के लिए तो ये हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस आता तो वो कब आता? देखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होता, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट होने के लिए जरूरी था कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक रैंक ए के बराबर आए, ठीक है। और वो क्या हो? वो नंबर ऑफ अननोन से कम आए, नंबर ऑफ अननोन्स से कम आए। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? 3 हैं। तो इससे कम आए यानी कि यहाँ पे तो हमको चूंकि 2 रो तो पक्का दिख रहा है, ये नॉन जीरो है, तो यानी ये मेरा 2 हो सकता है। 2 होगा तब इनफाइनाइट होगा, ठीक है। और ये 2 कब होगा? तो जब ये दोनों एंट्री आपका अल्फा भी 2 हो और बीटा भी 7 हो, ठीक है। अगर अल्फा मेरा 2 हो जाता है तो ये 0 हो जाएगा। तो उस केस में इस तरफ का रैंक जो है ओनली 2 बचेगा, ओनली 2 आपके नॉन जीरो रो बचेंगे, ठीक है। और बीटा भी अगर आपका 7 हो जाता है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में भी पूरा तीसरा वाला जो रो है वो पूरा जीरो रो कहलाएगा। तो उस केस में भी हमको रैंक 2 ही मिलेगा और तभी दोनों बराबर होंगे और नंबर ऑफ अननोन से छोटा होंगे, तो ये इनफाइनाइट वाला कंडीशन हो गया, ठीक है। तो इनफाइनाइट हमको तब मिलेगा जब अल्फा भी 2 हो और बीटा भी 7 हो और दोनों जो है सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे, यानी नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन का ये केस हो सकता है कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कुछ और आए और रैंक ऑफ ए कुछ और आए, ठीक है। जैसे ये कैसे हो सकता है? तो देखो, मैं ये बोलता हूँ कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 3 हो जाएगा। कब होगा? जब बीटा आपका क्या हो जाए? बीटा नॉट इक्वल टू 7 हो। क्या हो? बीटा नॉट इक्वल टू 7, ध्यान दीजिएगा। अगर बीटा नॉट इक्वल टू 7 है तो ओवरऑल ये एलिमेंट आपका नॉन जीरो एलिमेंट होगा। सो थर्ड रो नॉन जीरो रहेगा और मेरे पास में टोटल 3 नॉन जीरो रो हो जाएंगे। तो ऑगमेंटेड का रैंक 3 आ जाएगा। जबकि रैंक ऑफ ए 2 रहेगा। कब रहेगा? जब अल्फा मेरा 2 हो जाए। इसलिए कि अगर अल्फा 2 होता है तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा, इसके 0 होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तीसरा रो में ये नॉन ज़ीरो है तो ऑगमेंटेड का रो टोटल आपको 3 मिल जाएगा नॉन ज़ीरो। लेकिन इधर वाले मैट्रिक्स में अगर अल्फा 2 होता है तो ये पूरा 0 रो होगा और रैंक आपका 2 आ जाएगा और इस केस में जो ऑगमेंटेड का रैंक है वो रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं रहेगा, ठीक है? और तब आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये है कि बीटा नॉट इक्वल टू 7 हो और अल्फा इक्वल टू 2 हो। क्या हो? अल्फा इक्वल टू 2 हो और बीटा नॉट इक्वल टू 7, ये दोनों चीज़ हो तो नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम लोग सारा चीज़ यहाँ पे देख चुके हैं। नो सॉल्यूशन के लिए ये होना चाहिए, ये वाली बात, ठीक है। यूनिक इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये 2 के, ये 7 के। और यूनिक के लिए सिर्फ इसी से काम चल जाएगा कि अल्फा नॉट इक्वल टू 2 हो, ठीक है। अब आप ऑप्शन को बहुत जल्दी देख पाओगे, जैसे बीटा नॉट इक्वल टू 7 बोल रहा है नो सॉल्यूशन के लिए, गलत। क्यों गलत? इसलिए कि नो सॉल्यूशन के लिए बीटा नॉट इक्वल टू 7 से सिर्फ काम नहीं चलेगा, ठीक है, बल्कि अल्फा भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन इनफाइनाइट सॉल्यूशन व्हेन अल्फा इक्वल टू 2, जी नहीं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अल्फा 2 होना चाहिए, बीटा 7 होना चाहिए, ठीक है। ये भी ऑप्शन गया आपका, ओके। फिर बोलता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन व्हेन अल्फा 2 एंड बीटा नॉट इक्वल टू 7, जी नहीं, बीटा भी 7 होना चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन गया। फिर बोलता है यूनिक सॉल्यूशन व्हेन अल्फा नॉट इक्वल टू 2, यस, ये करेक्ट है। इसलिए कि हम लोग सबसे पहले देखें कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए यही काफ़ी है कि अल्फा नॉट इक्वल टू 2 हो जाए। तो देखो, मैंने ये आपको चारों केस इसलिए बताया कि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको एनालिसिस कर पाएँगे, आंसर दे पाएँगे। अगर सिर्फ़ इस क्वेश्चन की बात होती तो हम लोग बहुत जल्दी यूनिक वाला को टिक कर लेते, क्योंकि बहुत जल्दी आप जो है सारे रिजल्ट्स को देख पाएँगे। चाहेंगे तो आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है? तो भाई इस तरह से क्वेश्चन बनता है और बहुत जल्दी बनेगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं अभी आपको ज़ीरो टू हीरो मॉडल पे लेके जा रहा हूँ, स्लो से स्पीड में आपको मैं करूँगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस जब करेंगे ना, तब ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आपको आने वाले वीडियोज़ भी देखते रहना है, नोट करना है और जहाँ पे मैं बोलूँगा रिवीज़न करने और प्रैक्टिस करने, तो पहले खुद से प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है?
तो ये आज का लेक्चर है, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये लंबा हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। वन बाय वन सारे कंटेंट को जीरो से जो मैंने प्लेलिस्ट लगा कर के दिया है उसको आप देखते आइए, बल्कि अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, एमएससी लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो है वहाँ पे आप देखोगे कि आपको सिस्टमैटिक कोर्सेज़ मिलता है सीएसईआर नेट का, गेट का। आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली आप झारखंड गवर्नमेंट में पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो पूरा कोर्स मैंने लगा के रखा है उसी के अकॉर्डिंग, केवीएस, एनवीएस का भी कोर्स है। तो काफ़ी इफेक्टिव कोर्स है, काफ़ी अच्छी फीडबैक है। आप वहाँ से सिस्टमैटिक लर्निंग कर सकते हो, ठीक है। आपको कम रेट में बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा नोट्स के साथ में। तो एन्जॉय करो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी